नमस्कार। बीपीएससी इंटरव्यू की हमारी तैयारी को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम पटना जिले का और भी गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये है दूसरा भाग और इसमें हम उन जरूरी मुद्दों और पहलुओं पर फोकस करेंगे जो आपके इंटरव्यू के लिए कह सकते हैं कि डिसाइसिव साबित हो सकते हैं। अनलॉक यूपीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक एक करके सारे जिले कवर कर रहे हैं ताकि बीपीएससी इंटरव्यू में आपको सीधी मदद मिल सके। ये पटना जिले का पार्ट 2 है, तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी शहर को समझने की जो शुरुआत होती है ना, वो उसकी ज़मीन और पानी से होती है। तो सबसे पहले हम पटना की एकदम बुनियाद को समझेंगे, यानी इसका भूगोल और इसकी कृषि, जिस पे यहाँ की पूरी इकोनॉमी और लाइफस्टाइल टिकी हुई है। तो जरा सोचिए, आप इंटरव्यू पैनल के ठीक सामने बैठे हैं और वो आपसे यही सवाल पूछ लेते हैं। अब आपका जवाब एकदम पॉइंट टू पॉइंट और फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एक दमदार जवाब कैसे तैयार किया जा सकता है। पटना की पहचान सच पूछिए तो उसकी नदियों से ही है। गंगा तो जैसे शहर के माथे का ताज है, जो उत्तर से होकर बहती है। लेकिन हाँ, हमें सोन और पुनपुन नदियों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये दोनों नदियां कह सकते हैं कि चुपचाप सिंचाई और एनवायरमेंटल बैलेंस में अपना बहुत जरूरी योगदान देती हैं। गंगा को पटना की जीवन रेखा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हकीकत है। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि सिंचाई, ट्रांसपोर्ट और यहाँ की कल्चर का, आप कह सकते हैं, धड़कता हुआ दिल है। पुराने पाटलिपुत्र से लेकर आज के पटना तक शहर का पूरा विकास गंगा के आसपास ही तो हुआ है। नदियों के बाद अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी ताकत की जो पटना की इकोनॉमी को मजबूती देती है, और वो है एग्रीकल्चर। इंटरव्यू में अक्सर यहाँ की मुख्य फसलों और कृषि की यूनिक क्वालिटीज के बारे में पूछा जाता है। तो पटना की खेती इतनी समृद्ध क्यों है? इसका राज क्या है? जवाब है गंगा का मैदानी इलाका। यहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है, जिसे अलूवियल सॉइल भी कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। और यही वजह है कि पटना सिर्फ एक कृषि प्रधान जिला नहीं है, बल्कि आसपास के इलाकों के लिए एक बहुत जरूरी ट्रेडिंग हब भी है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और वो है फसलों की वैरायटी। देखिए, खरीफ में धान तो मेन फसल है ही, और रबी में गेहूं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ दालें, तिलहन और सब्जियां भी, मतलब बड़े स्केल पर उगाई जाती हैं। और यही बैलेंस है जो किसानों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अरे हाँ, और यहाँ के दीघा मालदा आम और इलाहाबादी अमरूद, उनका जिक्र तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो पटना की ताकतों को तो हमने समझ लिया। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। एक तेजी से बढ़ती राजधानी होने के नाते पटना को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये टॉपिक आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। एक बात याद रखिएगा, इंटरव्यू पैनल सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं सुनना चाहता, वो आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड सोच को परखना चाहता है। आपका नजरिया एक प्रशासक का होना चाहिए जो चुनौतियों में भी मौके देखता है। तो जैसा कि साफ दिख रहा है, दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है ट्रैफिक जैम, जिसका सल्यूशन है पटना मेट्रो, नए नए फ्लाईओवर्स और रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट्स। और दूसरी जो बहुत बड़ी सरदर्दी है, वो है वाटर लॉगिंग। मतलब हर मॉनसून में ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। अब इसके लिए तो भाई एक मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम और पावरफुल पंपिंग कैपेसिटी ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। देखिए, शहरीकरण का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता ही है, और प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर की गहरी समझ होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पटना में इस मोर्चे पर क्या किया जा रहा है? यहाँ भी प्रॉब्लम और सल्यूशन आमने सामने हैं। गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपीज लगाए जा रहे हैं। वहीं एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और शहर भर में ग्रीन बेल्ट बनाने पर भी जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के बाद अब एक बहुत ही जरूरी सोशियो इकोनॉमिक मुद्दे पर आते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये पूरे बिहार के लिए एक सेंसिटिव और बहुत अहम विषय है, जिसके सॉल्यूशन के लिए एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो इसका हल इस 3 तरफा रणनीति में छिपा है। पहला, पटना को एक आईटी और सर्विस हब के तौर पर डेवलप करना। दूसरा, पटना की हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस को देखते हुए टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा देना।
और तीसरा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाना, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। अच्छा, चुनौतियों की बात तो बहुत हो गई। अब एक ऐसी पॉजिटिव पहल पर नजर डालते हैं जो लोकल इकोनॉमी में एक नई जान फूंक रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अगर शॉर्ट में कहें तो इस योजना का मकसद है हर जिले के एक खास प्रोडक्ट को पहचानना, उसे एक ब्रांड बनाना और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना। इससे लोकल कारीगरों को सीधा फायदा पहुंचता है। और पटना के लिए ये यूनिक प्रोडक्ट है, दुनिया भर में मशहूर मनेर का लड्डू। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है बल्कि पटना की कल्चरल और कुलिनरी हेरिटेज का एक, कह सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट सिंबल है। इस योजना के तहत मनेर के लड्डू के लिए 3 मेन टारगेट सेट किए गए हैं। इसकी एक मजबूत ब्रांडिंग करना, क्वालिटी और पैकेजिंग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ले जाना और इसे देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना। इसका सीधा असर लोकल लेवल पर रोजगार बढ़ाने पर पड़ेगा। तो चलिए अब तक की पूरी डिस्कशन को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि ये आपको आसानी से याद रहें। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, पटना की एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ उसकी उपजाऊ जमीन है। दूसरी, शहरीकरण की 2 बड़ी चुनौतियां हैं, ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग। तीसरी, प्रदूषण से निपटने के लिए एसटीपी और ग्रीन बेल्ट जैसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और चौथी, ओडीओपी योजना के तहत मनेर का लड्डू एक जरूरी इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक बात है वो ये कि आपका नजरिया हमेशा सल्यूशन खोजने वाला होना चाहिए। और आखिर में ये सवाल आपके लिए है, एक प्रशासक के तौर पर आप इन चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदलेंगे? पटना के विकास की कहानी में आपका चैप्टर क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। यह जानकारी देखने के लिए धन्यवाद। अनलॉक यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपकी इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।